हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम टारगेट रेलवे एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी को लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनमें आपके 20 होंगे। आज की वीडियो में 20 करंट अफेयर्स जो आपके 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक के जितने भी पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, वो रहेंगे। और ये क्वेश्चन आपके दोस्तों MTS, CGL, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, UPSC, NDA, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये घूम फिर कर ये क्वेश्चन दोबारा ऊपर पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात बोलूँगा, जो भी चैनल पर नए आए हैं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इसमें दोस्तों आपको डिटेल भी आपके साथ सामने रहेगी, सारी डिटेल आप चाहें आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ई वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुरुग्राम, हरियाणा में खुला है ये आपका। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। और उद्देश्य दोस्तों क्या रहेगा इसका? ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्युत वाहनों को बढ़ाना, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ाना, ताकि पेट्रोल व डीजल से तेज़ चलने वाली वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जाए। तो ये चीज़ें दोस्तों आप समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक चीज़ें बढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है इलेक्ट्रिक वाहन का। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से पब्लिक इसको कम परचेज़ करती है। नहीं, वरना अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर पेट्रोल डीजल का खर्चा देखेंगे ना, तो ये 2 साल में ही बराबर कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन आपके खपत क्या होती है, बस लाइट की, और ज़्यादा कुछ होती नहीं है। तो जो डीजल पेट्रोल का खर्चा इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए एक तरीके से 2 साल का, तो कॉस्ट बराबर ही है, लगातार लगभग कॉस्ट बराबर ही है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका डिटेल भी दोस्तों, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के साथ ही नीचे दे दिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप नोट भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है और स्वर्ण पदक जीता है इसमें? तो ये होगा दोस्तों इसका आंसर, राइट आंसर जापान। फाइनल में ये जो लड़ाई हुई थी इसमें जापान की और भारत की थी। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 का टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद यह मुकाबला ओमान के मस्कट में, मस्कट इसकी राजधानी है ओमान की, सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया था। और इसमें आप देख लें दोस्तों कि टॉप 3 टीम कौन कौन सी हैं। टॉप 3 टीम है, स्वर्ण पदक जीता है जापान ने, रजत जीता है आपका दक्षिण कोरिया ने, और भारत ने जीता है कांस्य पदक। उसके बाद ये संस्करण कौन सा था? तो 10वां संस्करण था, का संस्करण पूछा जाए तो दोस्तों हाल ही का महिला एशिया कप है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर निश्चित रूप से रेलवे या एनटीपीसी में 102-3 शिफ्ट में जरूर मिलेगा देखने को। आयोजन स्थल मस्कट, ओमान की राजधानी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका कि ये अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन तीसरा कि लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए एक डिजिटल संसद ऐप नामक ऐप लॉन्च किया है। ये किसने किया है? तो इसका आंसर होगा आपका लोकसभा सचिवालय ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें लिखा है दोस्तों, लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है। उद्देश्य है इसका कि इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि इस ऐप की मदद से संसद की कार्यवाही मोबाइल पर आसानी से लाइव दिखाई जा सकेगी। वैसे वरना आप देखोगे यूट्यूब पर इसका चैनल है सांसद टीवी इसका चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर लाइव मिलती है। लेकिन अगर ऐप पर देखना है आपको तो यहाँ पर ऐप, ये डिजिटल संसद ऐप चालू कर दिया अभी इन्होंने, एप्लीकेशन अगर बात करी जाए तो। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कि संयुक्त नौसेना अभ्यास। दोस्तों नौसेना के अभ्यास जितने भी होते हैं पूरे साल के, इनको एक लिस्ट बना के अलग से याद कर लेना आप। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगा, आप सारे जितने भी हर देश के साथ कौन कौन सा होता है, मतलब भारत का किसी भी देश से हो रहा हो उसका लिस्ट बना कर जरूर लिख लेना। ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 102। यहाँ पर पूछा गया चिरू 2022, ये चिरू 2022 किन देशों के बीच आयोजित हुआ था? ये भारत नहीं है सामने, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये फेमस ज़्यादा हुआ था। इस समय तनाव ज़्यादा चल रहा है ना बड़े बड़े मुल्कों के बीच, बड़े बड़े देशों के बीच, इसलिए पूछा गया था। ये रूस, चीन और ईरान के बीच हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट और क्या क्या पूछा सकता है? रूस, चीन और ईरानी नौसेनाओं की ये कहाँ पे हुआ है? ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। और इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। उद्देश्य क्या है? इस युद्ध का अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना। आयोजन स्थल है आपका ओमान की खाड़ी।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। तो ये आपका मिजोरम है, मिजोरम का गांव है दक्षिण मोबुआंग गांव, इसको ODF फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है ये। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट हैं वो क्या रहेंगे इसके इम्पोर्टेंट। ODF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री। फिर मिजोरम में आइजोल के एवाक ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग को एक मॉडल ODF खुले में शौच मुक्त गाँव घोषित किया गया। इस गांव में 116 घरों के 649 लोगों की आबादी है। तो छोटा गांव है, घर भी ज़्यादा है लेकिन गांव छोटा है, आबादी बहुत कम है। मिजोरम के संबंधित दोस्तों पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। राजधानी क्या है मिजोरम की, आइजोल। आइजोल में और दोस्तों इम्फॉल में काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। इम्फॉल है आपकी मणिपुर की और आइजोल है मिजोरम की। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, जोरामथंगा। जोरामथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और मिजो नेशनल फ्रंट इनकी पार्टी का नाम है, MNF जिसको बोलते हैं। और गवर्नर है यहाँ के हरी बाबू कम्बमपति। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना। किस राज्य में भारत ने अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस यानी कि साइंटिफिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है। तो ये राज्य होगा दोस्तों केरल में, केरल में लॉन्च किया गया है। और केरल बर्ड एटलस KBA भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस है ये एशिया का। और जिसमें आपके सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों की वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया गया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें होगा क्या कि जितने भी पक्षी हैं उनके संबंधित हर सारी जानकारी लिखी जाएगी, जिससे कि जब आगे भविष्य में कोई इन पर सर्च करे या फिर कुछ आर्टिकल लिखे वगैरह तो वहाँ पर को आसानी से मिल जाए ये चीज़ें, तो ये अच्छी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि शहीद दिवस मनाई गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 74वीं, ये थी 74वीं। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जरूर देख लें दोस्तों। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। और भारतवासी 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। वैसे आपका शहीद दिवस जो होता है वो होता है आपका 23 मार्च। 23 मार्च वैसे शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसको भी शहीद दिवस मानते हैं, लेकिन है वास्तविकता में अगर जब देखा जाए तो शहीद दिवस आपका 23 मार्च है, जिस दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जरूर लिख लेना आप। और 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में नाथूराम गौडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे संबंधित जरूर पूछी जाती हैं, इनको जरूर एक जगह नोट करके लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर उन्हें किस स्थान पर श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये दोस्तों घाट है, राजघाट, ये राजघाट पर इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट घाट हैं 4-5, इनको एक लिस्ट बनाकर आप स्टडी GK में लिख लेना वहाँ पर, जिससे कि एक इम्पोर्टेंट है आपका किसान घाट। किसान घाट पूछा जाए तो वो किसकी समाधि स्थल है, वो है चौधरी चरण सिंह का। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इस समय काफ़ी हाईलाइट भी रहा है ये मुद्दा भारत रत्न देने के लिए, तो इसलिए हो सकता है पूछा भी जाए। फिर अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आपकी कि 30 जनवरी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो सबको जाना पड़ता है, ये एक प्रोटोकॉल भी है एक तरीके से इनका। फिर अगला क्वेश्चन से देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गूगल एक दिग्गज टेक कंपनी है और भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने रणनीतिक साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है। और गूगल ने ऐलान किया कि वो भारतीय एयरटेल में $1 अरब यानी करीब 7500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही लिए हैं आपके लिए, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है। और अवॉइड विद मी, ये अवॉइड विद मी को हटा दिया गया है, अब ये धुन इसमें नहीं बजा करेगी। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के पसंदीदा पारंपरिक ईसाई संतुष्टि गीत अवॉइड विद मी, ये महात्मा गांधी का
पसंदीदा गीत था अवॉइड विद मी को वर्ष 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह की धुनों की सूची में से हटा दिया गया। यह धुन 1950 से हर साल वार्षिक समारोह में बजाई जाती थी। तो काफ़ी समय से बजाई जा रही थी, यानी लगभग 71 साल इसको बजा गया है, लेकिन अब 2022 के गणतंत्र समारोह से इसको हटा दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस धुन को हटा दिया गया है, तो अवॉइड विद मी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11 है कि द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है अभी अभी? तो ये हाल ही में लिखी हुई है सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। पुस्तकें दोस्तों जरूर याद करना, पुस्तक में बहुत आती हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेकाकॉन का टैग हासिल किया है? डेकाकॉन का टैग हासिल किया है स्विगी ने। स्विगी ये जोमेटो की तरह ही है ये भी। और स्विगी से पहले भारत की 3 कंपनियां पेटीएम, ओयो और बायजूस यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। डेकाकॉन का टैग उसी निजी फर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक हो। और दुनिया का सबसे पहला डेकाकॉन फेसबुक था। सबसे पहले दोस्तों फेसबुक ने जारी किया था डेकाकॉन, जिससे वर्ष 2022 में यह टैग प्राप्त हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कौन था? डेकाकॉन, फेसबुक। और हाल ही में किसको मिला है? स्विगी को। तो ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो एक तो दोस्तों राष्ट्रीय होते हैं दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं ना, ये जरूर याद रखना। अगर राष्ट्रीय भूल जाओ तो बात अलग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जरूर याद करना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय तो अधिकतर सबको याद रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही कम याद रहते हैं। तो ये 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1953 को यह किया गया था। ये दिवस मतलब पहली बार 26 जनवरी 1953 को मनाया गया था। और यह दिवस विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के गठन की स्मृति को चिन्हित करता है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। तो WCO जो है एक विश्व स्तरीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। और ये दोस्तों एक तरीके से आपका जो है ये UN को अंडर में, UN को जो ब्रांचेस हैं उसके अंडर में है ये ब्रुसेल्स में WCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 14वां कि लाल बाल पाल नामक त्रिमूर्ति को किस सदस्य की जयंती जनवरी माह में मनाई जाती है? यानी कि इनमें से किसकी जयंती जो है वो जनवरी माह में मनाई जाती है? तो वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये तीनों ही दोस्तों, लाल बाल पाल तीनों ही गरम दल के नेता थे। और इस वर्ष 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। अपनी देशभक्ति के लिए उन्होंने पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी नवाजा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी वो है उपाधि जो काफ़ी पूछी जाती है, पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब। तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनका निधन 17 नवंबर 1928 को हुआ था। एक आंदोलन में अंग्रेजों या फिर किसी अंग्रेज नहीं, इनके सर पर लाठी मार दी थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां आपका डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे 2022 किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसकी थीम है जो प्राइवेसी मैटर्स। इसकी थीम है आपकी प्राइवेसी मैटर्स। और प्रति वर्ष 28 जनवरी को गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। इस दिवस का पालन गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी थीम पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पद्मश्री प्राप्त कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का जन्म किस देश में हुआ था? इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए पूछा गया। तो जिनके निधन होते हैं उसमें अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो वो जरूर पूछी जाएगी। उसका इनका होता इटली में हुआ था इनका जन्म। इटली में जन्मी मिलिना साल्वनी ने केरल से कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए सेंटर मंडप्पा नामक स्कूल चलाया था। सेंटर मंडप्पा। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में साल्वनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में दिनांक 25 जनवरी को पेरिस में साल्वनी की निधन हो गया था। तो इनका निधन हो गया था, इसलिए फेमस पर्सनैलिटी है और पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है सर्जियो मत्तारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इटली के। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि जो नई नई नियुक्तियाँ हैं तो इनको जरूर याद रखें। सर्जियो मत्तारेला को फिर से इटली का राष्ट्रपति चुना गया है और ये पहली बार 2015 में राष्ट्रपति बने थे। अब उन्हें दोबारा 7 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है।
इटली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि इटली जो आपका यूरोप महाद्वीप में है इटली, और इस इटली की राजधानी आपको पता होनी चाहिए रोम है। इटली की करेंसी है यूरो। इसकी इटली के प्रधानमंत्री हैं आपके मारियो द्रागी, और नई राष्ट्रपति तो आपकी बनी है सार्जियो मत्तारेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो कितनी शिफ्ट में आएगा कोई इसका पता नहीं है। तो ये थे राफेल नडाल, और क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड जीत करी है ये, इससे पहले फेडरर के नाम थे लेकिन अब ये राफेल नडाल के नाम हो गई है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, स्पेन के राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। राफेल नडाल ने अपना 21वां मेजर खिताब जीता है। ऐसा करने वाले विश्व के वो पहले पुरुष बन गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद है कि राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी आपकी जगह पूछी जा सकती है किस देश से बिलोंग करते हैं। फिर है महिला वर्ग में कौन जीता, तो महिला वर्ग में आपके एशले बार्टी ने जीती है जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है, और ऑस्ट्रेलिया की ये पहली महिला जिन्होंने खिताब जीता है। फिर है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022 के अन्य विजेताओं के नाम, यानी कि पुरुष में कौन जीता है राफेल नडाल, और महिला में कौन जीता है एशले बार्टी। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल में और एकल में, यानी कि, और डबल के होते हैं दोस्तों वो काफ़ी कम पूछे जाते हैं, पूछे नहीं गए हैं वो अधिकतर। तो डबल के नहीं मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको सिंगल की बता रहा हूँ मैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 19वां कि किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान, ये पंख जो अभियान वगैरह होते हैं ना, ये जरूर याद रखना, लिस्ट बना के अपने पंख अभियान की शुरुआत की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मध्य प्रदेश होगा इसका राइट आंसर, मध्य प्रदेश में शुरुआत करी है। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य की कन्याओं तथा महिलाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के भरण में भी सहायता करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ें जान लो आप कि स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की पार्टी है। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं RV मलिमठ। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 230। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये 30वां स्थापना दिवस था राष्ट्रीय महिला आयोग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना। यह संस्था महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करती है। इसका थीम क्या है, थीम जरूर याद रखना, सी द चेंज मेकर, सी द चेंज मेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। तो ये आयोग है तो इसलिए संवैधानिक आयोग भी है, तो जरूर पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने करंट अफेयर्स लिए दोस्तों, 20 क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके डिटेल भी इसलिए इसी में ऐड कर दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे इस प्रकार की मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।